Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of your today's experiment basically include 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, conclusion, and the task assigned. The title of your today's experiment is to understand the simplification of Boolean functions using MI Multisim software. Equipment needed for the experimentation is MI Multisim software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. The main theme of our today's experiment is the simplification of Boolean functions. Boolean algebra is very important to represent the function operation of the digital logic gates. DLD में डिजिटल सर्किट्स में जितने भी गेट्स हैं उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए कि वो मल्टीप्लाई का फंक्शन परफॉर्म करें, वो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करें, वो इन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म करें या फिर जितने भी फंक्शंस वो परफॉर्म करें, उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, गेट्स की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बूलियन फंक्शन को कंसीडर करते हैं. बूलियन फंक्शन के अंदर आपके पास बूलियन अलजेब्रा मेन मैथमेटिक्स है जो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने डिजिटल गेट्स के एनालिसिस के लिए, उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो डिफरेंट बूलियन लॉज हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने बूलियन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए. अब अगर मैं कहती हूँ कि एक फंक्शन में परफॉर्म कर रही हूँ और उस फंक्शन के अंदर जो 5 गेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस बूलियन फंक्शन पर अगर मैं स्पेसिफाई करके कुछ बूलियन लॉज को यूज करती हूँ तो उन बूलियन लॉज की मदद से जहां पे 5 गेट्स यूज हो रहे थे अब 3 हो सकते हैं. तो इट मींस बूलियन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. डेफिनेटली जब हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा तो वो बूलियन एक्सप्रेशन हमारे गेट्स को सिंप्लीफाई कर देगा. क्यों? क्योंकि गेट्स तो बेसिकली उन्हीं बूलियन एक्सप्रेशन से बन रहे हैं जो फंक्शन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं. तो जब एक्सप्रेशन हम लोग बूलियन लॉस को यूज करते हुए कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो गेट्स जो उस बूलियन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करें वो भी कम हो जाएंगे, जिससे जो हमारा सर्किट, हमारी आईसी जो है वो कम्पैक्ट हो जाएगी, उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो उसका एनालिसिस, उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. सो बेसिकली बूलियन फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हम गेट्स बना रहे हैं इन बूलियन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए, इनके फंक्शन को शो करने के लिए जो गेट्स बना रहे हैं डिजिटल सर्किट्स में, जो गेट्स बना रहे हैं इन बूलियन फंक्शन को के परफॉर्मेंस को शो करने के लिए वो कम्पैक्ट हो जाए, उनका साइज कम्पैक्ट हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए उनका साइज और उनके नंबर्स, ताकि हमारे लिए किसी भी बड़े से बड़े फंक्शन को एनालाइज करना और उसको अपने आईसी पर शो कराना बहुत इजी हो जाए. सो बूलियन फंक्शन के अंदर या डीएलडी के अंदर 0 और 1 की गेम होती है कि अगर हमने किसी चीज को इनपुट को शो करना है तो हम कहते हैं स्विच क्लोज है और इनपुट 1 है. अगर हमने इनपुट या आउटपुट को शो नहीं करना होता और हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ओपन है, स्विच ओपन है, तो हम लोग 0 शो करते हैं. तो डीएलडी बेसिकली इस 0-1 की जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनके अंदर बूलियन लॉस को इम्प्लीमेंट करती है ताकि वो 0-1 की जो हमने स्कीम बनाई है वो सिंप्लीफाई हो सके और हमारे गेट्स सिंप्लीफाई हो सके, ताकि हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो, गेट सिंप्लीफाई हो, जिससे हमारी आईसी जो है वो कम्पैक्ट बन सके और वो साइज कम होगा तो कॉस्ट भी कम हो रही होगी. तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन आपकी आज की लैब का थीम है. सो डीएलडी में जितने भी गेट्स अवेलेबल होते हैं उनके एक्सप्रेशन को, उनके फंक्शन को शो करने के लिए हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं. अब अगर हमने गेट्स को, उनके नंबर्स को
लिमिटाइज करना है तो हम लोगों को बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिफरेंट बूलियन अलजेब्रिक लॉस को कंसीडर करते हैं और उन लॉस को यूज करते हुए हम लोग अपने गेट्स के नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने आईसी के को रिड्यूस कर सकते हैं, उसका साइज, उसको कम्पैक्ट बना सकते हैं। तो अगर मैं एंड गेट के रूल्स की बात करूं तो मेरे पास फॉर एग्जांपल दो इनपुट्स आ रही हैं ए और उन दोनों का प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ और वो दोनों इनपुट्स जो मेरे पास आ रही हैं वो दोनों सेम हैं। तो अगर मैं उनका प्रोडक्ट लेती हूँ तो आंसर मेरे पास ए ही आएगा। अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या, मेरे पास 0 ही आएगा ऑलवेज। डीएलडी में अगर ए के ऊपर बार लगा देती हूँ तो इट मीन ए की वैल्यू 0 है, अगर ए के ऊपर बार नहीं है तो इट मीन ए की वैल्यू 1 है। तो अगर एंड गेट के सेकंड रूल में ए डॉट ए बार है, इट मीन्स ए सिंपल 1 ए बार 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। देन थर्ड रूल जो एंड गेट का मेरे पास अवेलेबल है वो ए डॉट 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगी तो इन रिटर्न वही एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा जिसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लास्ट जो एंड गेट का रूल है वो ये है कि अगर मैं 0 को इनपुट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। उसके बाद मेरे पास और गेट के रूल्स अवेलेबल हैं कि अगर दो सेम इनपुट्स आ रही हैं, दोनों का मैं अगर एडिशन लेती हूँ तो आंसर मेरे पास वही इनपुट होगी। जैसे अगर मेरे पास 1 और 1 आ रहे हैं और गेट के अंदर तो आंसर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, 2 नहीं होता। 1 + 1 इक्वल्स टू 1 और गेट में। सेकेंड रूल जो है मेरे पास और गेट का वो है a + a बार, a 1 a बार 0, तो 1 + 0 इक्वल्स टू 1। थर्ड रूल और गेट का क्या है, a + 1, a 1 क्योंकि उसके बाद ऊपर बार अवेलेबल नहीं है तो वो किसको शो कर रहा है, 1 को +1। डीएलडी के अंदर 1 + 1 ऑलवेज इक्वल होता है आपके पास 0 1 के कैरी स्टॉप आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग और गेट की बात कर रहे हैं तो अगर मेरे पास और गेट के अंदर दो इनपुट्स 1 होती है तो आउटपुट क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। लास्ट और गेट का रूल क्या है कि a + 0 को किसी चीज पे भी ऐड करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, a + 0 का a। देन मेरे पास जो रूल्स अवेलेबल हैं उसमें से एक ये है कि a + a बार b, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा हम कहेंगे जब भी हमारे पास a + a बार b होगा तो आंसर a + b आएगा। देन यहाँ पर दो रूल्स अवेलेबल हैं जो बेसिकली मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। तो a + b का बार इक्वल होता है a बार डॉट b बार के। जब भी आप लोग प्लस के ऊपर से बार को हटाते हो तो डॉट मिलता है, डॉट के ऊपर से बार को हटाते हो तो प्लस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर a + b बार है तो a के ऊपर भी बार आ गया, प्लस के ऊपर जो बार था उसने प्लस को डॉट में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो a बार डॉट b बार। लास्ट जो हमारे पास रूल है वो है a डॉट b बार। तो बार के जो बेसिकली यहाँ पर यूज हो रहा है मल्टीप्लाई के ऊपर, अगर मैं उसको हटाती हूँ डॉट के ऊपर जो बार अवेलेबल है तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो a बार + b बार। ये जो दो रूल्स हैं इनको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके गेट्स, नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस करने के लिए डीएलडी की लैब में। सो हियर आई हैव द सिंपल अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। f = a डॉट b डॉट c + a बार + a डॉट b बार डॉट c। अब अगर मैं a डॉट b डॉट c को देखूं तो इसके अंदर क्या है, 3 इनपुट्स है और उन तीनों इनपुट्स का प्रोडक्ट है, मींस एक एंड गेट यूज हो रहा है। 3 इनपुट्स आ रही है a b एंड c और एक एंड गेट यूज हो रहा है जो इन तीनों का प्रोडक्ट ले रहा है।
उसके बाद अगला जो मेरे पास इनपुट है वो ए बार है, मीन्स ए इनपुट जो मेरे पास आ रही थी उसका मैंने इनवर्स लेना है। इनवर्स लेने के लिए मैं कौन सा गेट यूज करती हूँ, नॉट गेट, सही है। फिर उसके बाद प्लस के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ए डॉट बी बार डॉट सी, अब अगेन बी बार बनाने के लिए मैंने क्या करना है, नॉट लेना है, ठीक है। नॉट लेना है तो ए डॉट बी बार डॉट सी, दोनों ए डॉट बी बार डॉट सी, डॉट है तो फिर प्रोडक्ट है तो फिर एक एंड गेट यूज होगा, मीन्स ए डॉट बी डॉट सी के लिए एक एंड गेट यूज हुआ, ए बार के लिए एक नॉट गेट यूज हुआ, ए डॉट बी बार डॉट सी के लिए एक नॉट गेट और एक एंड गेट यूज हुआ। अब इन तीनों इनपुट्स का आपस में एडिशन है, ठीक है। दो और गेट्स यूज होंगे तो दो और गेट्स मैंने यहाँ पे यूज करने हैं इन तीनों इनपुट्स का एडिशन लेने के लिए। अब ये पूरा बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास तकरीबन दो एंड गेट यूज हो रहे हैं, दो और गेट यूज हो रहे हैं और दो ही नॉट गेट यूज हो रहे हैं। मीन्स मेरा जितना भी सर्किट बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें ज्यादा गेट्स यूज हो रहे हैं। तो अगर मैं इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं बूलियन अलजेब्रिक लॉज को यूटिलाइज करूंगी, जो कि मैंने स्लाइड के वेरी लास्ट पर डाले हुए हैं। उन लॉज को कंसीडर करते हुए मैं इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगी। तो अगर मैं करती हूं कि मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है इसके अंदर ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए बार को अगर निकाल दूं, साइड पर रख दूं, फिर प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी बार डॉट सी में दो चीजें कॉमन है, ए डॉट सी, ठीक है। तो ए डॉट सी को साइड पे निकाल लूंगी, कॉमन ले लूंगी और ब्रैकेट लगाकर बी प्लस बी बार को सेपरेट कर दूंगी, फिर प्लस ए बार। अब हमने यहाँ पर और गेट के रूल्स में पढ़ा है कि हमेशा जब भी एक इनपुट हमारे पास आ रही होती है और उसका एडिशन उसके बार के साथ आ रहा होता है तो आंसर क्या आता है, 1। तो वही चीज b प्लस बी बार को मैंने रिप्लेस करके 1 लिख दिया है रेड कलर में अपने इस एक्सप्रेशन में। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया, a डॉट सी डॉट 1 प्लस ए बार f इक्वल्स टू a डॉट सी प्लस ए बार। अब हमें पता है जब भी आपके पास a और a बार का आ रहा होता है एक्सप्रेशन, a प्लस ए बार आपके पास आ रहा होता है तो आंसर क्या आता है उसके अंदर, ए बार, ठीक है। ऑलवेज ए बार आएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर ये लॉ पढ़ा है a प्लस ए बार बी में, ठीक है। ये जो हमने डी मॉर्गन से ऊपर एक लॉ था a प्लस ए बार बी विच इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। जो आप लोग इस कंपोनेंट को पिक कर रहे होते हो जो कि प्रोडक्ट के साथ नहीं आ रहा होता, a प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो वही लॉ मैं यूज करूंगी a डॉट सी प्लस ए बार के लिए। तो आंसर क्या आएगा, f इक्वल टू ए बार प्लस सी। तो इस तरह से लॉज को यूज करते हुए मैं अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं अपने जितने भी बूलियन फंक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, गेट्स के एक्सप्रेशन को, गेट्स के फंक्शन को शो करने के लिए। जब हम उन बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं अपने लॉजिकल सर्किट्स में। एक तो मेथड जो है बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन एक्सप्रेशंस को, नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस करने के लिए आपके लॉजिकल सर्किट्स में से। इसके अलावा कार्नोफ मैप जो है एक ऑल्टरनेटिव वे है लॉजिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने का, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का, जिसके अंदर आप लोग बूलियन स्टेटमेंट या बूलियन एक्सप्रेशन से या फिर ट्रुथ टेबल जो होती है आपके गेट की, वहां से डेटा पिक करते हो और उसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हो। देन जो अरेंजमेंट होती है 0 और 1 की, उसको कंसीडर करते हुए लॉजिकल रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हो उस 0 और 1 के अंदर, और उसके थ्रू आप लोग अपने बूलियन स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई कर रहे होते हो। तो आज की लैब में हम लोग कार्नोफ मैप को यूज करते हुए लॉजिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना
अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉर्नऑफ मैप के थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हुए एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, डाटा अपने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉर्नऑफ मैप ड्रॉ कर सकते हैं और उस कॉर्नऑफ मैप से अपना डाटा जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो डीएलडी के अंदर जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर, उन लॉजिक गेट्स की नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो 2 से ऑनवर्ड n तक हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जितनी भी आपकी लॉजिकल इनपुट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं कहती हूँ एक गेट की 3 इनपुट्स हैं तो उस गेट के अंदर वेरिएबल्स 3 होंगे, ए, बी एंड सी। हर वेरिएबल जो है वो एक नंबर ऑफ इनपुट को शो कर रहा होगा। अगर मैं कहती हूँ 3 इनपुट है तो इट मीन्स पहली इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है, तीसरी इनपुट सी है। ठीक है, तो अब आपका जो कॉर्नऑफ मैप है जिसके थ्रू हमने बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, वो अपने जितने भी वेरिएबल्स कंसीडर कर रहा होता है वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं। मीन्स ये 4 वेरिएबल्स तक आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकता है। ठीक है, अब आपने कॉर्नऑफ मैप के अंदर मैप ड्रॉ करना है। अब उस मैप के कितने सेल्स होंगे, उसके अंदर कितने पोर्शंस होंगे, आप लोग वो डिफाइन करोगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन करने के लिए 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स। अब जैसे मैं बात कर रही हूं कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन लेती हूँ जिसके अंदर 2 इनपुट्स आ रही थी, a और b, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे कॉर्नऑफ मैप के? 2 रेज़ टू पावर n, विच इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। मीन जो 2 इनपुट गेट मैं ले रही हूं उसका अगर मैं कॉर्नऑफ मैप ड्रॉ करती हूं तो नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास कितने आएंगे? 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स 4 होंगे। आप किस तरह से नंबर ऑफ सेल्स में 4 लूंगी कि 2 इनपुट्स हैं ए और बी। ठीक है, 2 इनपुट्स का 0, 1, पहली इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है, तो एक डायरेक्शन पे ए के इनपुट्स को शो कर दूंगी, दूसरे डायरेक्शन में बी के इनपुट्स को शो कर दूंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो मैंने मैप ड्रॉ किया हुआ है, इसमें पहला जो मैप है उसके अंदर मैंने ए ऊपर लिया हुआ है, बी नीचे लिया हुआ है, तो ए के पॉसिबल टर्म्स कितनी हो सकती है? या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो ए 0, 1 स्लैश लगाई, बी की कितने पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं? 0 और 1, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा अब जब यहाँ पर 4 सेल्स हैं, ठीक है, तो डीएलडी के अंदर 0, 0, 0A 0B किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है, A 1 आ रहा है, B 0 आ रहा है, तो क्या एक्सप्रेशन बना? A पहली इनपुट है, B दूसरी इनपुट है, तो क्या एक्सप्रेशन बना? 1 एंड 0। तो A 1 है, B 0, 1 0 विच इज इक्वल टू 2। डीएलडी का रूल ये है कि अगर पहला 0 है दूसरा 1 है तो इट मींस ये आपके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 के इक्वलेंट होगा। उसके बाद मैं बी की सेकेंड इनपुट पर आ जाती हूँ जो कि 1 है। ठीक है, तो क्या होगा? ए जो मेरे पास 0 है, फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकेंड रो पर अगर मेरे पास ए 0 है और बी 1 है तो क्या बनेगा? 0 1। तो 0 1 किसके इक्वलेंट होता है डीएलडी में? 1 के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लास्ट रो के अंदर आपके लास्ट कॉलम में लास्ट वाला खाना जो है वो देखती हूँ, लास्ट सेल देखती हूँ, तो उसके अंदर क्या है? ए भी 1 है, बी भी 1 है। जब ए भी 1 होता है और बी भी 1 होता है तो डीएलडी के अंदर वो इक्वल होता है 3 के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 4 थे, बीस मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 0 1 2 3। ठीक है, अब इस 0 1 2 3 को मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में किस तरह से शो करती हूँ वो मैंने सेकेंड मैप में शो किया हुआ है। अब ए भी 0 है, बी भी 0 है सेकेंड मैप में, तो क्या होगा? ए बार बी बार। ठीक है,
अब अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम में देखती हूँ तो बी तो 0 है लेकिन ए जो है 1 है, ठीक है। तो ए के ऊपर बार नहीं होगा, बी के ऊपर बार होगा। फिर मैं क्या करती हूँ कि अपने फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड रो पर देखती हूँ तो उसमें बी 1 है, ए 0 है, ठीक है। तो ए 0 है तो ए बार, बी 1 है तो खाली बी। फिर आपके पास लास्ट रो में, लास्ट कॉलम में, लास्ट सेल के अंदर देखूं तो ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो ए डॉट बी, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये बेसिकली आप इस तरह से इस रूल को यूज करते हुए कोई भी कॉर्नर ऑफ मैप ड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इनपुट्स। अब अगर मेरे पास एक 3 इनपुट पे बेस सर्किट अवेलेबल है, ए बी और सी, 3 इनपुट्स पे के अकॉर्डिंग मेरे पास सर्किट था, तो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, तो सेल्स कितने होंगे कॉर्नर ऑफ मैप के वो डिफाइन करने पड़ेंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 8, कितने सेल हो गए 8, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सी को लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे रख लूंगी और ए और बी जो 2 इनपुट्स हैं उनको अपर साइड पर रख लूंगी। रूल वही है कि हर इनपुट के पॉसिबल चांसेस लिखने आप लोगों ने, ठीक है। तो 2 इनपुट्स के पॉसिबल चांसेस कितने होते हैं 4, जैसे हमने गेट्स पे पढ़ा था कि 2 इनपुट्स के पॉसिबल चांसेस 4 हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ए और बी यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं तो उसके पॉसिबल चांसेस मैंने लिख दिए हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। उसके बाद सी पर आ जाती हूँ, सी ए के इनपुट है, उसके पॉसिबल चांसेस कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2, 2 पॉसिबल चांसेस है 0 और 1, ठीक है। वो मैंने सी के पॉसिबल चांसेस लिख दिए 0 और 1। उसके बाद मैं अब यहां पर देखती हूं कि मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में डाटा कैसे शो कर सकती हूँ। ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, तीनों चीजें 0 हैं, तो ए बार, बी बार, सी बार, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स 0 हैं। उसके बाद मैं सेकंड कॉलम के अंदर फर्स्ट रो में आती हूँ, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में ए 0 है, बी 1 है, सी भी 0 है, तो ए बार, बी, सी बार। उसके बाद मैं थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो पर आती हूँ, तो ए भी 1 है, बी भी 1 है, लेकिन सी 0 है, तो ए बी और सी बार। उसके बाद लास्ट कॉलम में फर्स्ट रो पर मैं आती हूँ, तो ए 1 है, बी 0 है, सी भी 0 है, तो ए बी बार, सी बार, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट रो में फर्स्ट कॉलम पर आती हूँ, तो सी के पॉसिबल चांसेस यहाँ पे कितने हैं, ऑल 1 है, ठीक है, लेकिन ए और बी दोनों 0 है, तो ए बार, बी बार, सी। फिर सेकंड कॉलम में लास्ट रो में सी 1 ही है, ए 0 है, बी 1 है, तो ए बार, बी, सी, ठीक है। फिर मेरे पास ए और बी दोनों 1 है, सी 1 है, तीनों 1 है, तो ए बी सी। लास्ट रो, लास्ट कॉलम में, लास्ट सेल में ए 1 है, बी 0 है, सी 1 है, तो ए बी बार, सी। तो मैंने 3 वेरिएबल्स को लेते हुए कॉर्नर ऑफ मैप को शो कर दिया है, अपने डीएलडी के लॉजिकल सर्किट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। So now I have example related to corner of map. Boolean जो एक्सप्रेशन है वो है z equals to a dot b bar plus ap। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसमें जो नंबर ऑफ गेट्स हैं उनको कम करना है, उनको रिड्यूस करना है। तो किस तरह से हम लोग जो है वो एक्सप्रेशन बनाएंगे, कॉर्नर ऑफ मैप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर 2 है, ए और बी, इट मीन्स 2 इनपुट्स है ए और बी। 2 इनपुट्स होती हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4, तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर 4 होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स 4 जब होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉर्नर ऑफ मैप ड्रॉ कर लिया। अब ए इनपुट को मैं ऊपर रखूंगी, बी इनपुट को नीचे रखूंगी, ए इनपुट के पॉसिबल इनपुट्स डिफाइन करूंगी, बी इनपुट की पॉसिबल इनपुट्स डिफाइन करूंगी, पॉसिबल केसेस कंडीशंस डिफाइन करूंगी। तो ए की पॉसिबल कंडीशंस क्या है 0 और 1, बी की पॉसिबल कंडीशंस क्या है 0 और 1। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है
उसके अंदर पहली जो वैल्यू है वो है a डॉट बी बार, मीन्स a1 और b बार 0, 1 0। तो 1 और 0 मेरे पास के a1 है और b 0 है। वो कहाँ आ रहा है? सेकेंड कॉलम की फर्स्ट रो पर, ठीक है। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में आपके पास जो सेकेंड सेल अवेलेबल है, मीन्स सेकेंड कॉलम में उसके अंदर a1 है, b 0 है, तो वहां 1 लिख दूंगी। उसके बाद मेरे पास जो सेकेंड वैल्यू है वो है a डॉट b, मीन्स ab1 bb1। तो ab1 और bb1 दोनों लास्ट सेल में आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर मैं 1 लिख दूंगी। 1 लिखने के बाद हम लोग जो है कॉर्नर ऑफ मैप में ग्रुपिंग करते हैं, मीन्स 2 1s को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ग्रुपिंग हो जाएगी। 2 1 है, उनका इजीली सीक्वेंस बन सकता है, तो उसका सीक्वेंस बना के मैंने ग्रुपिंग कर दी। अब इस ग्रुपिंग में से मैंने एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। एक्सप्रेशन कैसे ड्रॉ करूंगी? सबसे पहले जो फर्स्ट वन था वो मेरे पास तब आ रहा था जब a अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। b की वैल्यू जो है वो क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है, सही है। फिर जो मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ रहा है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मेरे पास वैल्यू तब आ रही है जब a जो है अपना वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जबकि b की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो जो कॉलम चेंज हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। जो कॉलम कांस्टेंट रह रहा होता है हम उसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड वन है उसके अंदर b की वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि a जो है वो कांस्टेंट है, वो 1 नीचे भी था और 1 ऊपर भी है, ठीक है। तो उसको मैं एज अ सिंप्लीफाइड वर्जन लिख दूंगी। जबकि अगर मैं पहले 1 की बात करूं तो वहां पर क्या है? वहां पर चेंजिंग्स हो रही है, तो मैं a को भी कंसीडर नहीं करूंगी, b को भी कंसीडर नहीं करूंगी। आंसर जो मेरे पास ओवरऑल निकलेगा वो होगा z इक्वल्स टू a, जो बेसिकली मेरे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है मेरे गिवन एक्सप्रेशन का। नाउ आई हैव एग्जांपल नंबर 2 रिलेटेड टू कार्नोफ मैप। नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पर 3 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 होंगे। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हमारे पास जो है नंबर ऑफ सेल्स कार्नोफ मैप के b जो है वो 2 raised to power 3 इक्वल्स टू 8 होंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 8 होंगे। ट्रूथ टेबल के अंदर वंस जो गिवन है उनको हम कार्नोफ मैप में प्लेस करेंगे, ठीक है, उसकी ग्रुपिंग करेंगे, देन अपने एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, तो a और b को मैंने एक साइड पे कर दिया है और c को एक साइड पे कर दिया है। 2 इनपुट्स हैं a और b पहले कॉम्बिनेशन में, तो उनके फर्दर 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 कार्नोफ मैप में। c एक इनपुट है तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 0 एंड 1, ठीक है। अब हम अपने ट्रूथ टेबल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ 1 है। तो 0 0 0 जब तीनों इनपुट 0 है तब 1 है, तो वहां पे मैंने 1 लगा दिया। जब c भी 0 है a और b भी 0 है। फिर मेरे पास जो 1 है वो a और b दोनों 0 हैं, लेकिन c 1 है, वहां पर 1 है, तो मैंने वहां पर 1 कार्नोफ मैप में प्लेस कर दिया। उसके बाद मेरे पास 1 जो अवेलेबल है वो इस केस में अवेलेबल है कि a सिर्फ 1 है, b और c दोनों 0 हैं। तो a 1 जिसमें था वो मैंने जो है वहां पे मैंने 1 प्लेस कर दिया है, बाकी जहां 0 थे और b और c। फिर मेरे पास जो है a 1 है और c 1 है, b 0 है, वहां पे मैंने 1 प्लेस कर दिया। देन मेरे पास a और b दोनों 1 है, लेकिन c 0 है, वहां पे मैंने 1 प्लेस किया है। देन मेरे पास जो है अवेलेबल है कि 0 मीन्स इतने ही 1s अवेलेबल थे, वो सारे 1s जो ट्रूथ टेबल में अवेलेबल थे मैंने अपने कार्नोफ मैप में प्लेस कर दिए। टोटल मेरे पास 6 1s अवेलेबल हैं। तो अब मैं ग्रुपिंग करूंगी। सबसे पहले जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे ग्रुपिंग शो की हुई है वो 2 इनपुट्स की थी, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल ग्रुपिंग 2 1s की हो सकती थी, तो उनको मैंने कंबाइन कर दिया।
उसके बाद मैंने रेड से जो शो की हुई है वो 4 की हो सकती थी ग्रुपिंग, तो मैंने 4 की शो कर दी। ठीक है, दो मेरे पास एक्सप्रेशंस बन गए, एक 2 इनपुट्स ऑफ 1 और एक 4 इनपुट्स ऑफ 1। ठीक है, उसके बाद अब मैंने 2 इनपुट ऑफ 1 को अगर मैं देखूं, ठीक है, ब्लू से जो मैंने शो किया हुआ है, तो इसमें C जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, C बार मींस C0 जो है वो चेंज नहीं हो रहा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो उसको मैं कंसीडर करूंगी, उस चीज को कंसीडर कर रही होती हूँ जो चीज चेंज नहीं हो रही होती हमेशा। ठीक है, तो C0 रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा, C बार है क्योंकि C0 है, तो वो लिख लूंगी एक्सप्रेशन में। उसके बाद अगर ब्लू वाले कॉलम में मैं देखूं तो 1 की वैल्यू भी जो है A1 है, सही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 1 रह रहा है, 0 नहीं हो रहा, 1 रह रहा है। ठीक है, जबकि B चेंज हो रहा है तो B को कंसीडर करूंगी, सिर्फ A को कंसीडर कर लूंगी। ठीक है, और A1 है तो A सिंपल आ जाएगा। तो एक तो एक्सप्रेशन का पार्ट जो है वो ये बन चुका है। दूसरा एक्सप्रेशन का जो पार्ट है वो आप लोगों का रेड वाले ब्लॉक से आएगा। ठीक है, अगर मैं रेड वाले ब्लॉक में देखूं तो सिंपल मुझे नजर है कि C चेंज हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी, C कट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं A और B में देखूं तो B भी चेंज हो रहा है, 0 से 1 हो, A चेंज हो रहा है, सॉरी A 0 से 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं कंसीडर नहीं करूंगी। तो जस्ट जो है B आपका कांस्टेंट रह रहा है, वो भी B बार की फॉर्म में कि वो 0 ही आ है, तो B को मैं कंसीडर कर लूंगी इन द फॉर्म ऑफ B बार। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो इस ट्रुथ टेबल का मेरे पास क्या बनेगा, B बार प्लस A डॉट C बार। In this lab, we are going to use NI Multisim software for the simplification of our Boolean expression. NI Multisim software is an industry standard spice simulation software, जिसके अंदर आप लोग एनालॉग, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड जितने भी सर्किट्स हैं उनका एनालिसिस कर सकते हो, उनके रिजल्ट्स को, उनके कॉम्बिनेशंस को एनालाइज कर सकते हो। किस तरह से आप लोग ओपन करेंगे, अपने कंप्यूटर के या अपने लैपटॉप के और प्रोग्राम्स पर जाएंगे, वहाँ पर आप लोग नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स पर जाएंगे, देन क्लिक करोगे सर्किट डिज़ाइन सूट्स पर, उस पर मल्टीसिम अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपनी है उसने डिराइव किया था, इसलिए उसका एक लैब सॉफ्टवेयर भी है जो हम लोग पहले से लैब में स्टडी कर रहे हैं, जिस पर अपने हम लोगों ने डिफरेंट सर्किट्स के रिजल्ट्स को एनालाइज किया है। तो बेसिकली लैबव्यू का ही एक सॉफ्टवेयर है ये NI मल्टीसिम, उसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का। ये सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एनालॉग्स पर बेस्ड जितने भी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनके साथ डील करने के लिए है। जितने भी सर्किट्स हैं उनकी सिमुलेशंस जो है वो आप इस सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म कर सकते हो। तो क्योंकि ये स्पेसिफिकली सर्किट्स के लिए है तो आज की लैब में हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करोगे सर्किट डिजाइन पर तो आपके पास जो विंडो ओपन होगी उसकी जो पिक्चर आपके पास अवेलेबल है इस स्लाइड में, उसके अगर मैं टूल बार्स की बात करूँ, मींस NI मल्टीसिम की विंडो के टूल बार की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कंपोनेंट टूल बार होता है जिससे मैं अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको पिक कर सकती हूँ। ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स और इस तरह से जिस तरह हमारी DLD की लैब है तो जितने भी गेट्स जो हैं अवेलेबल होंगे वो कंपोनेंट टूल बार पे होंगे। उसके अलावा एमीटर, वोल्ट मीटर का टूल बार अवेलेबल है। इसके अलावा वर्चुअल कंपोनेंट्स का टूल बार अवेलेबल है। सिमुलेशन स्टडी है कि सर्किट बना लिया उसको सिमुलेट करना है तो उसका टूल बार अवेलेबल है। देन इंस्ट्रूमेंट टूल बार अवेलेबल है जिससे आप लोग ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर, आज की लैब में जैसे हम लॉजिकल कन्वर्टर यूज करेंगे जिससे हम अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, वो सारे जितने भी ये ब्लॉक हैं ये इंस्ट्रूमेंट टूल बार के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो व्हाइट विंडो ओपन हुई है ये इस पर आप लोग अपना सर्किट प्लेस करते हो, मीन्स जो कंपोनेंट पिक कर रहे होते हो उससे अपना सर्किट बनाते हो, देन उसको सिमुलेट करते हो। सो NI मल्टीसिम के प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपना सर्किट ड्रॉ करोगे डिफरेंट गेट्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब उन गेट्स के कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल क्या है
बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, और जो वो गेट्स बूलियन एक्सप्रेशन बना रहे हैं उसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है इस बूलियन एक्सप्रेशन को, ताकि आपका सर्किट जो है वो कम्पैक्ट हो सके, वो किस तरह से आप एनआई मल्टीसिम के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, और इनपुट और आउटपुट कहाँ पर कनेक्ट करते हो, वो जो आइकन है बेसिकली एनआई मल्टीसिम के प्लेटफॉर्म पे, वो लॉजिक कन्वर्टर का आइकन है। इस आइकन को जस्ट आप एनआई मल्टीसिम के विंडो पर प्लेस करोगे, इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करोगे उस सर्किट की जो आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा पहले से एनआई मल्टीसिम की विंडो पर। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करने के बाद इनपुट और आउटपुट को इस बेसिक से आइकन से कनेक्ट कर दोगे। देन ये आइकन आप लोग बेसिकली पिक करोगे इंस्ट्रूमेंट टूल बार से एनआई मल्टीसिम के। इनपुट और आउटपुट्स कनेक्ट कर दी, डबल क्लिक करोगे और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपने ड्रॉ किया होगा उसका आप लोगों के पास ट्रूथ टेबल पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो भी आप इस आइकन को यूज करते हुए एनआई मल्टीसिम पर एनालाइज कर सकते हो। To implement the Karnaugh map and to simplify my Boolean expression by the help of Karnaugh map, I have to move towards the NI Multisim software. So मेरे पास NI Multisim software की विंडो ओपन है। सबसे पहले मैं अपना सर्किट ड्रॉ करूंगी अपने गेट्स को पिक करते हुए। गेट्स जो है वो कंपोनेंट बार से पिक करूंगी, मैं कंपोनेंट टूल बार से पिक कर रही हूँगी। ठीक है, टीटीएल फैमिली से बिलोंग कर होते हैं जितने भी गेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर टीटीएल के गेट्स अवेलेबल हैं, उस पर क्लिक करूंगी प्लेस टीटीएल पर। अब अपने बूलियन एक्सप्रेशन को देखूंगी। मेरे बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर बेसिकली 2 एंड गेट है, एक नॉट गेट है और एक और गेट है। ठीक है, क्यों 2 एंड गेट है? क्योंकि ए डॉट बी बार है एक एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन है ए डॉट बी। ठीक है, तो ए बी बार और ए डॉट बी को शो करने के लिए, इन दोनों एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए 2 एंड गेट पिक करूंगी। उसके बाद मेरे पास बी बार अवेलेबल है, तो बी बार को शो करने के लिए मैं क्या लूंगी? नॉट गेट लूंगी। फिर मेरे पास इन दोनों के दरमियान में एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान में, तो उसके लिए मैं और गेट पिक करूंगी। मींस एक नॉट गेट, एक और गेट और 2 एंड गेट। तो सबसे पहले मैं नॉट गेट पिक कर लेती हूँ। नॉट गेट जो है बेसिकली उसका आईसी नंबर होता है 7404। तो यहाँ पर मेरे पास 7404 पर क्लिक करूंगी तो ये नॉट गेट आ जाएगा, उसको ओके करूंगी और ए पर क्लिक करके प्लेस कर दूंगी। ठीक है, कैंसिल कर दूंगी इसको। फिर मुझे चाहिए 2 एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का आईसी नंबर होता है 7408। तो ये 7408 पे मैं क्लिक करूंगी तो ये एंड गेट का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है, उसका लॉजिकल सिंबल मेरे पास आ गया है। ओके करूंगी, ए पे क्लिक करूंगी, प्लेस कर दूंगी। देन बी पर क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे सेकेंड एंड गेट भी चाहिए और प्लेस कर दूंगी। उसके बाद कैंसिल कर दूंगी। फिर मुझे एक और गेट चाहिए। और गेट का एक्सप्रेशन जो होता है, लॉजिकल जो आपके पास आईसी नंबर होता है वो होता है 7432। ठीक है, 7432 पे आप लोग जो हो क्लिक करोगे। मेरे पास 7432 यहाँ पर अवेलेबल है, इस पर क्लिक किया, लॉजिकल सिंबल आ गया, ओके किया, ए पर क्लिक किया, प्लेस कर दिया, देन कैंसिल कर दिया। गेट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड देन खत्म कर दिया कंपोनेंट सेक्शन को। अब मैंने इन गेट्स को अरेंज करना है उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो मैं बनाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, ए और बी। पहला गेट का जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो पहला एंड गेट यूज कर रही हूँ, उसका एक्सप्रेशन मैंने बनाना है ए बी बार। ए इनपुट खाली है, बी बार बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? नॉट से कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मेरे पास एक्सप्रेशन है वो है ए डॉट बी। ए डॉट बी मीन्स इस पे भी ए और इस पे भी बी, कोई बार नहीं है, कोई नॉट गेट यूज नहीं होगा। फिर क्या है, मैं सबसे पहले ए और बी इनपुट को कनेक्ट करने के लिए आ जाती हूँ अपने इस सेक्शन पर जिसको इंस्ट्रूमेंट टूल बार कहते हैं।
इसके अंदर लॉजिकल कन्वर्टर का एक आइकन जो है वो अवेलेबल है, उसको पिक करती हूँ। ये आइकन इसलिए यूज होता है कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन की ट्रुथ टेबल्स देखने हैं, गेट्स के ट्रुथ टेबल्स देखने हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो ये लॉजिकल कन्वर्टर का जो आइकन है ये इसलिए यूज होता है। यहाँ पर आपके पास पेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने कि यहाँ पर कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। फर्स्ट इनपुट को लोगे, गेट की ए इनपुट से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनपुट को पिक करोगे और गेट की सेकेंड इनपुट यहाँ पर क्या आ रही है गेट की, मेरे पास सेकेंड इनपुट मेरे पास यहाँ पर आ रही थी गेट की ये वाली, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं बी बार ले रही हूँ, तो बी इनपुट को मैं नॉट गेट से अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा हो चुका कंप्लीट। ए बी बार, ए को मैंने डायरेक्टली ए इनपुट से अटैच कर दिया है, बी को का बी बार लेना था तो बी इनपुट को मैंने नॉट गेट यूज करके एंड गेट के अंदर दे दिया है। अब सेकेंड जो मेरा एक्सप्रेशन है वो है ए डॉट बी। डॉट के लिए एंड अवेलेबल है मेरे पास, ए को ए इनपुट से अटैच कर दूंगी, बी को बी इनपुट से अटैच कर दूंगी, हो गया कंप्लीट। ये था ए डॉट बी बार, इसके आउटपुट पे क्या आना है, ए डॉट बी बार, इसके आउटपुट पे आना है ए बी। इन दोनों का एडिशन लेना है, तो फर्स्ट को फर्स्ट इनपुट के अंदर दूंगी, सेकंड को सेकंड गेट के अंदर दूंगी। ये हो चुका कंप्लीट। अब आउटपुट देखने के लिए मैं इस लॉजिकल कन्वर्टर की लास्ट पिन से कनेक्ट कर दूंगी। मेरा सर्किट हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इस लॉजिकल कन्वर्टर पे डबल क्लिक करूंगी, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास ट्रुथ टेबल आ चुका है। 2 इनपुट पे बेस एक्सप्रेशन था, उसके पॉसिबल जितनी आउटपुट्स थी वो ये आ सकती थी, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ये बन सकते थे, वो आ गया है। अब सिंप्लीफाई करना है, आज की लैब मेरे इस चीज़ पर है कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई पर चली जाऊंगी तो मेरी आउटपुट जो आनी थी, मेरे पास ए थी, वो आ चुकी है। सो दिस इज हाउ आई कैन परफॉर्म the Karnaugh map or the simplification of Boolean expression lab on NI Multisim software. From this experiment, we have learned that how we can simplify the Boolean expression using K-map technique. Furthermore, we have also learned the simplification of Boolean expression using the NI Multisim software. Task assigned for this experimentation is listed in the slide. You have to complete this task before the commencement of your next week lab. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.